नौकरी दोस्त उमेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अब इस बार जो है लाइब्रेरी की वैकेंसी हर हाल में आनी। और इसके लिए 17 अगस्त को अपराह्न 4 बजे जो है एक समीक्षात्मक बैठक रखा गया है, जिसमें यह लाइब्रेरियन का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं हमेशा आप लोगों को छोटी से बड़ी खबरें जो है समय समय पर प्रोवाइड करता रहता हूं। और इस बार का भी यह खबर पक्की है। और मैंने इससे पिछला वीडियो भी बनाया था कि 14 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी। इस तरह से जो है ऑनलाइन जो है स्टेट का होने वाला है, उसमें लाइब्रेरी का मौका मिल सकता है। और ये श्योर है कि 17 से जो ऑनलाइन होने वाली है स्टेट का, उसी में लाइब्रेरी का मौका अवश्य मिलेगी। और यह डेट एक्सटेंड होगा। और आप लोग की परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी। पहला जो है यह स्टेट, अगर स्टेट के साथ नहीं तो उसका लिए एक अलग जो है स्लेट का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन स्टेट के साथ ही इसको तय करने का विचार चल रहा है। इसके बाद आप स्टेट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जो है बीपीएससी का पीटी और मेंस के लिए तैयार रहेंगे। और यह प्रोसेस चलते चलते 2029 तक जो है यह प्रोसेस चलेगा। और इतना जल्दी जो है करिएगा, वैकेंसी आपका आ जाएगी। आप जल्दी से जो है किसी विद्यालय में जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। यह भी नहीं होने वाला। यह लगभग जो है 2 साल यह प्रक्रिया पूरे होने में टाइम लग सकता है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है कमेंट में अवश्य लिखिए। आप अपने नाराजगी जो है जाहिर करते हैं। ये अपनी नाराजगी जो है, आप ये नाराज होना जायज है, क्योंकि बहुत विगत वर्षों से जो है लाइब्रेरी स्टूडेंट्स अपने आप को ठगे महसूस करते आ रहे हैं। और मैं उमेश सर हमेशा आप लोगों के साथ हमेशा शुरू से खड़ा हूं। और अब तक मैं आपके साथ ही हूं और रहूंगा। आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरे क्लास को मन लगा करके पढ़िए। और मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने क्लास के माध्यम से आप लोग को यह बताने वाला हूं कि किस टॉपिक पर आपको प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछता है और पूछा जाता है। और ये विभिन्न कंपटीशन का जो ये एग्जाम हुई है, चाहे वो केपीएस हो, एमपीएस वगैरह हो, या अन्य स्टेट का एग्जाम हो लाइब्रेरी से संबंधित, वह किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताता हूं। और आप ईमानदारी से पढ़िए और आपका काम पढ़ना है। ये श्योर हो जाइए। निराश जो है आप अपने आप को जो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इस सब को अपने दिल से निकाल लीजिए और मन लगा करके पढ़िए। क्योंकि अब जो ये वैकेंसी है वह बड़ी टॉप लेवल के होने वाली है। इससे एक अच्छे लाइब्रेरियन जो है विद्यालय को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टूका लगा करके क्या करते हैं, पास हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स इसमें पास नहीं हो पाएंगे। जो मेहनत करेंगे वही पास करेंगे। इसलिए आपका काम है, आप ईमानदारी पूर्वक अपना अध्ययन पर फोकस कीजिए। अब मैं आज 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और यह सभी 30 क्वेश्चंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। परीक्षा में पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है, आपका पैटर्न का जो है लेवल जो है किस तरह से बदलने वाला है, और इस सब को आप यहाँ पर समझेंगे, प्रश्न देखेंगे। और मैं किस तरह का प्रश्न बता रहा हूं, हर संभव है कि आपका प्रश्न भी एग्जाम में, कंपटीशन में इसी पैटर्न का ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप ईमानदारी से अपने प्रश्न पर ये अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब सबसे पहला प्रश्न है आज का, यदि
किसी छात्र को लाइब्रेरी साइंस का सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताना हो तो वह क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है पुस्तक संग्रह, दूसरा है सूचना का संगठन एवं प्रसार, तीसरा है भवन निर्माण, चौथा है पुस्तक विक्रय। तो इसमें अगर यदि किसी छात्र को लाइब्रेरी साइंस का सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताना हो तो उसका क्या उद्देश्य होगा। क्या आप देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे बदल दिया गया है। आपका एग्जाम में भी प्रश्न ऐसा ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि अब ये सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब आप इसमें से सही उत्तर क्या है, आप जो है अवश्य जो है कमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर या 21 है। मैं इससे पहले 20 तक बताया था और जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं 21 से 50 तक बताऊंगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप कमेंट में आप ऐसे लिखेंगे, अगर ए सही है तो 21 ए, अगर बी सही है तो 21 बी, अगर सी सही है 21 सी और 22 सही है तो 21 डी। इस तरह से आप कमेंट अवश्य कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स जो है सही उत्तर देते हैं। तो इसका मैं बताता हूं कि सही उत्तर क्या होनी चाहिए। तो देखिए, कहता है यदि किसी छात्र को लाइब्रेरी साइंस का सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताना हो तो वह क्या होगा। वह जो है सूचना का संगठन एवं प्रसार होगा। इसका सही उत्तर देख लीजिए क्या होगा। बिल्कुल सूचना का संगठन एवं प्रसार जो है यह इसका सही उत्तर है। अब यह इसका सही उत्तर क्यों है तो इसको भी यह जान लीजिए। तो देखिए, यदि किसी छात्र को लाइब्रेरी साइंस का सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताना हो तो वह क्या होगा। तो वह जो है आधुनिक पुस्तकालय के विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान एवं सूचना का संगठन और संरक्षण और प्रसार भी होता है। इसलिए इसका यह मुख्य जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है यह भी सूचना का संगठन एवं प्रसार होगा, क्योंकि यह ज्ञान एवं सूचना का संगठन संरक्षण और प्रसार भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक पुस्तकालय में नई पुस्तकें आने के बाद उन्हें 000 से 900 के अंतर्गत विषयानुसार संख्या दी जा रही है। यह कार्य किस पुस्तकालय प्रक्रिया का उदाहरण है। आप सब प्रश्न जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप परीक्षा में प्रश्न का जो है पैटर्न बदलने वाला है, इस तरह से बदल जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला जो है सूचीकरण है, दूसरा है अनुक्रमण है, तीसरा वर्गीकरण है, चौथा सार लेखन एब्स्ट्रैक्टिंग है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, एक पुस्तकालय में नई पुस्तकें आने के बाद उसका जो है 000 से 900 के अंतर्गत विषयानुसार संख्या दी जा रही है। तो यह क्या है आप जान चुके हैं, यह क्लासिफिकेशन है ना। ये क्लासिफिकेशन, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ये क्लासिफिकेशन क्यों, तो जब किसी पुस्तक को उसके विषय के आधार पर वर्ग संख्या क्लास नंबर दी जाती है तो इसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं, या डीडीसी कोलोन क्लासिफिकेशन आदि इसी प्रक्रिया से संबंधित होता है। और यह 10 वर्गों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र को पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का लेखक शीर्षक विषय तथा उपलब्धता एक ही स्थान पर देखनी हो तो उसे किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप लोग को मैं एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न बता रहा हूं। इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपका कंपटीशन में अब रहने वाला। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ISBN, यह क्वेश्चन नंबर है 22। यह
क्वेश्चन नंबर 22 है। आप 22 के लिए क्या करेंगे, कमेंट करेंगे 22A, 22B, 22C, 22D। या दूसरा है ऑपेक, तीसरा है ISSN और चौथा है कोहा। यदि किसी छात्र को पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का लेखक, शीर्षक और विषय तथा उपलब्धता एक ही स्थान पर देखनी हो तो वह क्या करेगा, तो वह इसके लिए सही आंसर होगा ऑपेक। क्या होगा, ऑपेक। ये देखिए यह ओपेक तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है और इसके माध्यम से पाठक पुस्तक का शीर्षक, लेखक, विषय, कॉल नंबर तथा उपलब्धता जो है देख सकता है। और यह ओपेक जो है यह आधुनिक पुस्तकालय की सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवा है और परीक्षा की दृष्टि से जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक कौन सा, ओपेक। और ओपेक से जो है संभव प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है मैं यहाँ पर बता रहा हूं, आप इस पॉइंट को जो है अवश्य याद रखिए। क्या है, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ओपेक पुस्तक खोजने की सुविधा। तो पुस्तक खोजने की सुविधा कौन प्रदान करता है, ओपेक के माध्यम से। लेखक के आधार पर भी खोज कौन करता है, ओपेक। टाइटल के नाम पर भी ओपेक। सब्जेक्ट के आधार पर भी खोज, ओपेक। कीवर्ड के द्वारा भी खोज, ओपेक। आप जैसे आपके माइंड में चल रहा है कोई टॉपिक या कोई कीबोर्ड या कीवर्ड है कुछ, आप उसमें सर्च में डाल देते हैं। जैसे यूट्यूब सब में क्या करते हैं, आप कोई गाना या कोई फिल्म या कोई टॉपिक पर कुछ सर्च करना रहता है, आप टॉपिक लिखते हैं, सर्च करते हैं, ढेर सारे जो है क्या होता है आपका डेटा फिल्टर होकर वहां पर सामने में आ जाता है। तो आप उसी तरह से कीवर्ड के माध्यम से भी जो है आप कुछ खोज सकते हैं। ISBN द्वारा भी आप खोज सकते हैं। कॉल नंबर की जानकारी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं ओपेक के माध्यम से। तो ये बुक अवेलेबिलिटी उस है कि नहीं, यह भी जानकारी आपको ओपेक जो है प्रदान कर देता है। तो आप क्या देख रहे हैं, तो ओपेक का जो है बहुत सारे काम हो गया है। क्या क्या है, ये ओपेक पुस्तक खोजने की यह एक सबसे बड़ी जो है ऑनलाइन सेवा है। ऑथर है टाइटल के माध्यम से, सब्जेक्ट के माध्यम से, कोई कीवर्ड के माध्यम से, ISBN द्वारा, कॉल नंबर द्वारा और बुक की अवेलेबिलिटी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इसके अलावा भी है और क्या है, देखिए सेल्फ लोकेशन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा बुक कहाँ किस सेल्फ में रखी हुई है, या ऑनलाइन भी उपलब्ध है या नहीं है। जैसे आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, इस लाइब्रेरी में आपको नहीं बुक अवेलेबल है, दूसरे लाइब्रेरी में भी आपको यह पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है। आप अगर उसका यूजर है नहीं है तो यूजर बनने के लिए भी आपको वहां पर एक पॉपअप ओपन होगा और आप यूजर जो है उसका रजिस्टर्ड यूजर बन जाएंगे। आप एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ते हैं। और उस परिस्थिति में भी ओपेक क्या करता है आपको, या किस लाइब्रेरी में कौन सा बुक अवेलेबल है, आप एक लाइब्रेरी से बैठे दूसरे लाइब्रेरी का भी क्या कर सकते हैं, अब ये अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है इसी में देखिए 24/7 वेब ओपेक के माध्यम से ऑनलाइन खोज संभव हो पाया है और दिन प्रतिदिन इसका जो है क्षेत्र को विस्तार किया जा रहा है, यह विस्तार होता जा रहा है। अगर इस तरह की खोज से संबंधित एग्जाम में अगर ऑप्शन रहे और वहां पर ओपेक का ऑप्शन रहे तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके ओपेक ऑप्शन पर टिक करेंगे और आपका 100% जो है सही होगा।
तो आप देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या है, बहुत सारे काम है और दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्र और भी क्या हो रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं करता है, कौन सा पुस्तक किसको जो है इशू किया गया, किस डेट में, कौन यूजर जो है इसको पढ़ा, किस डेट में पढ़ा, ये डेटा सब नहीं दिखाता है। या रिटर्न किया कि नहीं किया वो भी नहीं बताता है। क्लास नंबर नहीं देता है, लेकिन क्लास नंबर से आपको याद फिल्टर कर देगा। आप जो क्लास नंबर दीजिएगा तो फिल्टर कर देगा, लेकिन आपको किसी बुक का क्लास नंबर नहीं देगा। सूचीकरण, कैटलॉगिंग भी नहीं दिखाएगा। ये चार काम ऑब्जेक्ट नहीं करता है, इस चीज को भी आप याद रखिए, है ना। ये चार चीज क्या नहीं करेगा, बुक इशू करना, बुक रिटर्न करना, कॉल नंबर को दिखाना या कैटलॉगिंग, ये चीज को नहीं दिखाएगा, कभी नहीं इसके बारे में आपको जानकारी देगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के सभी कार्य जैसे सदस्यता, पुस्तक निर्गमन, वापसी, जुर्माना तथा रिपोर्ट आदि कंप्यूटर के माध्यम से कर रहा है। यह किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, दूसरा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तीसरा है कैटलॉगिंग, चौथा है इंडेक्सिंग। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 23 है। आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। और आप कमेंट में अवश्य यह भी लिखिए कि आप लाइब्रेरी के डिग्री जो है प्रोफेशनल डिग्री कब प्राप्त किए हैं। आप लाइब्रेरी जो का ये कोर्स जो है 42 या 42 इस वर्ष जो है आप यह कंप्लीट किए हैं, आप कमेंट में यह भी लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। क्या होगा? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। क्या है क्वेश्चन, समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के सभी कार्य जैसे सदस्यता, पुस्तक निर्गमन, वापसी, ये जितने भी रिपोर्ट है कंप्यूटर के माध्यम से करता है। तो वह किसका उदाहरण होगा? यह जो है उदाहरण जो होगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन का होगा। किसका होगा? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। यह बिल्कुल सही उत्तर है, यह लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसका सही जवाब होगा। अब देख लीजिए, जब पुस्तकालय के दैनिक कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किए जाते हैं तो उसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहा जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसको कहा जाता है? जब पुस्तकालय अध्यक्ष जो है पुस्तकालय के दैनिक कार्य जितने भी होता है वह कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है, तो वही क्या कहलाता है? ऑटोमेशन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण जो है सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? कोहा है, सॉल है, इसका जो है प्रमुख उदाहरण है। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय स्वचालन वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो LMS और ILMS है एवं सूचना प्रौद्योगिकी ICT की सहायता से पुस्तकालय के दैनिक कार्यों को स्वचालित ऑटोमेशन के रूप में संचालित किया जाता है। और यह भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और इसमें जो देख लीजिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या हो गया? कंप्यूटर द्वारा पुस्तकालय कार्यों का संचालन हो गया। जो एक सॉफ्टवेयर है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर? कोहा और सॉल्व जो है इसका मुख्य जो है सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से किया जाता है। मेंबरशिप का प्रबंधन होता है, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी रिटर्न का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, जुर्माना का स्वतः निर्धारण होता है। अगर आपको बुक रिटर्न करने का जो डेट का या बुक फाड़ दिए किसी प्रकार का उसका क्षति पहुंचाए या बुक हो गई तो उसमें उस परिस्थिति में यह सॉफ्टवेयर जो है आपको किस प्रकार का जुर्माना लगाएगा, वह स्वतः जो है जुर्माना आप पर लगाता है। ऑफैक्ट ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग की सुविधा भी इसमें होता है। कैटलॉगिंग सूचीकरण और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का प्रबंधन भी होता है। एक्विजिशन अधिग्रहण का रिकॉर्ड भी इसमें रहता है। इसके अलावा और भी होता है
देखिए रिपोर्ट वह सांख्यिकी विवरण तैयार भी करता है, बारकोड और आरफीड तकनीकी का उपयोग भी किया जाता है, और इसमें समय, श्रवण और लागत की बचत भी होता है। और लाइब्रेरियन के लिए क्या होता है, कोई भी बुक का भी खोज भी आसानी से कर लेता है, और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी क्या है, मैनुअली जो लिखना पड़ता है उससे आसान हो जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में शामिल प्रमुख मॉड्यूल क्या होता है, एक्विजिशन, अधिग्रहण, कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन, और जो ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम सूची होता है, और सीरियल कंट्रोल होता है जो धारावाहिक नियंत्रण का काम करता है। इसके अलावा रिपोर्ट जनरेशन का भी काम ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के माध्यम से होता है। और ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है, कुछ फेमस सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, तो ये कोहा, ये भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर है। सॉल्व है, न्यूजेन लिब है, ये ग्रंथालय है, और लिबसेज है। ये 5 जो है सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। पहला है कोहा, दूसरा है सॉल्व, न्यू जेनलिब, ई ग्रंथालय और लिबसेज। ये सब जितने भी है फेमस लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। और एग्जाम ट्रिक इसको याद रखना है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या, कंप्यूटर प्लस लाइब्रेरी वर्क, मतलब लाइब्रेरी का वर्क जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है वही लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। और कंप्यूटर प्लस सदस्यता, निर्गमन, वापसी, जुर्माना, रिपोर्ट, ये इसमें 5 चीज होते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर से इशू और रिटर्न का रिकॉर्ड रखना, कब से वह उस लाइब्रेरी का सदस्यता हासिल किया है, निर्गमन, उसको बुक कब दिया गया, कब वापस किया गया, अगर किसी प्रकार का वह डैमेज हो गया, खो गया, या ये समय से ज्यादा दिन रख लिया, उस पर किस प्रकार का जुर्माना कितना लगेगा, यह जो है जुर्माना, और रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का काम है। और वन देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है की सहायता से पुस्तकालय के सभी कार्य जो है स्वचालित रूप से संचालित करना लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य कार्य होता है। आप जान चुके हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का यह 5 कार्य कौन कौन सा, पहला कंप्यूटर, दूसरा सदस्यता, तीसरा निर्गमन, चौथा वापसी, 5वां जुर्माना, रिपोर्ट, ये जो है यह लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य कार्य है। और इसका 5 जो है यह सॉफ्टवेयर कौन कौन सा, कोहा, सॉल्व, न्यू जेनलिब, ई ग्रंथालय और लिबसेज, ये इसका मुख्य सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक नई प्रकाशित पुस्तक के पीछे 13 अंकों की संख्या 978 लिखी हुई है, इस तरह से 13 अंक में लिखा हुआ है, वह संख्या क्या कहलाता है, ISSN, कॉल नंबर, ISBN, एक्सेशन नंबर, AN नंबर, क्या कहलाएगा। ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर इसका क्या होगा। यह क्वेश्चन नंबर 24 है। आप 24 के लिए कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जो है ISBN होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ISBN। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ISBN। अब ये ISBN क्या होता है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है ISBN, और यह प्रत्येक पुस्तक की अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट पहचान देता है। और वर्तमान में ISBN सामान्यतः कितने अंकों का है, 13 अंकों का होता है। और ध्यान रखें ISSN जो है पत्रिका के लिए होता है, और ISBN नंबर पुस्तक के लिए होता है, दोनों में फर्क होता है।
ISSN नंबर जो होता है जर्नल सबके लिए होता है, और ISBN नंबर किसी बुक के लिए होता है। परीक्षा की दृष्टि से ISBN जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, और ISBN जो है यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी बुक का देता है, और अभी वर्तमान में यह 13 अंकों का होता है, और यह 978 या 979 से प्रारंभ होता है यह। और प्रत्येक जो है संस्करण, एडिशन एवं प्रारूप फॉर्मेट का अलग ISBN होता है। पुस्तकों बुक्स के लिए ISBN दिया जाता है, पत्रिकाओं जर्नल सीरियल्स के लिए यह ISBN नहीं होता है, यह ISSN होता है। मैं ऊपर भी बता दिया हूं कि ISSN जो होता है पत्रिका के लिए होता है, और ISBN नंबर जो होता है किसके लिए होता है, बुक के लिए होता है। तो ISBN का उपयोग पुस्तक की खरीद बिक्री सूचीकरण एवं डेटाबेस प्रबंधन में किया जाता है। ISBN और ISSN में दोनों में अंतर होता है। क्या होता है अंतर? इस अंतर को आप यहाँ पर मुख्य रूप से समझ लीजिए, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। घमंड मत कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट घमंड करता है वही सक्सेस नहीं करता है। आपको आता है तो यहाँ पर फिर भी समझिए, और अगर मेरे दोस्त मिस छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं आपके कमेंट का हर संभव जो है आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ISBN और ISSN नंबर आप सबसे पहले समझ गए कि ISBN जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, और यह बुक को प्रोवाइड करता है, जो वर्तमान में 13 अंकों का होता है। और ISSN जो होता है यह जो है पत्रिका के लिए होता है, यह सीरियल नंबर होता है, स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। पुस्तकों के लिए होता है, यह पत्रिकाओं के लिए होता है। ISBN 13 अंक का होता है और ISSN 8 अंक का होता है, और यह अभी वर्तमान में 978 और 979 से जो है शुरू होता है, और इसका उदाहरण 2 4 5 4 1 2 3 4 इस तरह से 4 अंकों में 2 भागों में 2 ग्रुप में बटा हुआ रहता है, जो 8 अंकों का होता है। अगर 8 अंकों का इसी क्वेश्चन को परीक्षा में पूछ देगा, 8 अंक इस तरह से दे देगा, कहेगा कि यह जो है सीरियल नंबर क्या है, ISBN है, ISSN है, AN है, इस तरह से आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आप ये जान लीजिए ISSN जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर वह पत्रिकाओं के लिए होता है, और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो होता है वह किसके लिए होता है, यह बुक के लिए होता है। यही मुख्य अंतर है। और ISBN अभी प्रेजेंट में कितने अंकों का है, 13 अंक का है, और ISSN जो है कितने अंकों का है, तो यह जो है 8 अंकों का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक छात्र शोध कार्य के लिए किसी विषय पर प्रमाणित एवं सटीक जानकारी चाहता है। अगर आप भी शोध करते हैं कोई भी चीज, तो आप क्या चाहते हैं कि वह ऑथेंटिक हो, और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आप चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को सबसे पहले कौन सी सेवा प्रदान करनी चाहिए? अब मैं कोशिश करूंगा, आप लोग का प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। मैं अब जो प्रोवाइड करूंगा प्रश्न वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा अगले क्लास से, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हिंदी समझने में परेशानी हो रही है ना, तो उसके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो अब मैं कोशिश यही करूंगा कि दोनों क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूं। अब
जैसे यह क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है यह 25, यह क्या है 25 है क्वेश्चन नंबर। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है परिसंचरण सेवा, सर्कुलेशन सर्विस, दूसरा है रेफरेंस सर्विस, तीसरा है बाइंडिंग सर्विस और चौथा है क्लासिफिकेशन सर्विस। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर एक छात्र जो है शोध कार्य करता है और वह उसी विषय पर एक प्रमाणित तथा सटीक जानकारी चाहता है, तो ऐसे स्थिति में पुस्तकालय अध्यक्ष को सबसे पहले कौन सी सेवा प्रदान करना चाहिए? एक स्टूडेंट होता है, लाइब्रेरी में प्रवेश करता है और कहता है सर मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तक चाहिए, या सर मैं यह टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे इससे संबंधित जो है आपकी सहायता की जरूरत है। तो आप एक लाइब्रेरियन होने के नाते जो है आप उनको किस प्रकार से जो है कौन सी सेवा प्रदान करेंगे? देखिए क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा उसको जो है एक पूछने का तरीका बदल दिया गया। परीक्षा में भी इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो उसमें भी इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं जिस तरह का जानकारी दे रहा हूँ संभवतः जो है अन्य यूट्यूबर जो है आपको इस तरह का जानकारी नहीं देंगे भाई। आप इस बार आप हर तरह का सटीक जानकारी पाएंगे। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको यह मेरा चैनल मेरा क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्त आपका अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं उनके बीच जो है यह इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से ही मेरा हौसला भी क्या होता है बुलंद होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा संदर्भ रेफरेंस सर्विस होगा। क्या होगा? रेफरेंस सर्विस होगा। देखिए इसका सही उत्तर बिल्कुल संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस होगा। अब यह क्या है, एक छात्र शोध कार्य के लिए किसी विषय पर प्रमाणिक एवं सटीक जानकारी चाहता है। ऐसे स्थिति में अगर आप एक लाइब्रेरियन है तो आपका क्या दायित्व बनता है? तो आपका दायित्व क्या बनता है भाई? तो आप जो है सबसे पहले रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य पाठक को विश्वसनीय सटीक एवं तुरंत सूचना उपलब्ध कराना है। आप उनको बता सकते हैं कि अमुक ऑथर का, अमुक राइटर का या अमुक पब्लिकेशन का बुक इसके लिए आपके उपयोगी हो सकता है, आप देख लीजिए, अगर उपयोगी है तो आप उसका अध्ययन कीजिए। दूसरा है शोधार्थियों, प्रतियोगी छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। अब परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न पर आधारित जो है टॉपिक कैसा पूछा जाता है तो वह देख लीजिए। वह है सबसे पहला सूचना एवं उत्तर प्रदान करने के लिए लाइब्रेरियन क्या करता है? यही काम करता है। रेफरेंस सर्विस जो है बताता है, रेफरेंस देता है। रेफरेंस सर्विस जो है उसका संदर्भ सेवा जो होता है उसके माध्यम से क्या करता है, अपने यूजर को, अपने रीडर को जो है वह खुश करने की कोशिश करता है। रिसर्चर जितने भी होते हैं उसके लिए भी सब महत्वपूर्ण सेवा होता है। कौन सा? ये रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा और प्रमाणित एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यक को पूरा करती है। मुद्रित एवं डिजिटल दोनों स्रोतों का उपयोग किया जाता है। रेफरेंस लाइब्रेरियन संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाती है। रेडी रेफरेंस तथा लॉन्ग रेंज रेफरेंस दोनों प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। रेफरेंस सर्विस में उपयोग होने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन सा होता है? जिसका प्रमुख स्रोत जो है देखिए विश्वकोश, रेफरेंस सर्विस में उपयोग कौन कौन सा जो है प्रमुख स्रोत होता है। रेफरेंस कहां से? आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आपको ये सब बताता है। कौन सा? पहला इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंडबुक, ईयर बुक, डायरेक्टरी,
एटलस और बायोग्राफिकल सोर्सेज, जर्नल और ई डेटाबेस। ये जो है, ये 9 जो है यह रेफरेंस का मुख्य स्रोत माना जाता है। परीक्षा में पूछ देगा इसी क्वेश्चन को ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेफरेंस सर्विस का भाग नहीं है। 3 को सही दे देगा और एक जो है गलत दे देगा, या कौन सा या रेफरेंस सर्विस है, 3 गलत दे देगा, एक सही देगा। ये 9 जो है आपका रेफरेंस सर्विस का जो है मुख्य अंग है। कौन कौन सा? इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंडबुक, ईयरबुक, डायरेक्टरी, इसके बाद एटलस और बायोग्राफिकल सोर्सेज, जर्नल और ई डेटाबेस। ये सभी जो है या क्या है, यह सभी जो है आपका रेफरेंस सर्विस में उपयोग होने वाला मुख्य सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तकालय में उपयोगकर्ता स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तक की उपलब्धता, लेखक, शीर्षक एवं कॉल नंबर की खोज करता है, तो वह किस सुविधा का उपयोग कर रहा है? इससे पहले भी बता दिए हैं और मैंने आपको बताया था कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके किस टॉपिक पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। बताइए भाई कौन सा सही उत्तर है इसका? तो इसका सही उत्तर जो है ओपेक है। क्या है? ओपेक। ओपेक जो है इसका मुख्य सही उत्तर होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं और ओपेक पर मैं बहुत सारे बातें बता चुका हूं। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ओपेक है, बिल्कुल सही है। और यह आप जानते ही हैं कि ओपेक जो होता है यह एक ऑनलाइन या एक सॉफ्टवेयर है। यह ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कैटालॉगिंग सॉफ्टवेयर होता है जो ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम सूची उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय की पुस्तकों की ऑनलाइन खोज की सुविधा प्रदान करता है। और ओपेक्स में क्या क्या खोज सकते हैं? शीर्षक से, ऑथर से, सब्जेक्ट से, पब्लिशर से, आईएसबीएन नंबर से, कॉल नंबर से, है ना, और उपलब्धता के आधार पर भी खोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित करेक्टली मैच्ड है? इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें सही उत्तर जो है कौन सा होगा? इसका सही उत्तर यह क्वेश्चन नंबर 27 है। यह क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डीडीसी। ये डीडीसी को किसने? मेलविल डेविड से है। और आईएसबीएन बुक से है ना। आईएसबीएन क्या है? बुक से। और आईएसएसएन नंबर पत्रिका से है और आईएसबीएन नंबर बुक से है। और कोहा जो है यह एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। यह वर्गीकरण प्रणाली नहीं है। सॉल्व, कोहा, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इसलिए डीडीसी मेलविल डेविस का सही उत्तर होगा। यार यदि किसी पुस्तकालय में उपयोगकर्ता स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तक की उपलब्धता, लेखक, शीर्षक एवं कॉल नंबर का खोज कर सकता है, तो वह जो है वह कौन सा है? डीडीसी का विकास मेलविल डेवी ने किया था। और आईएसबीएन पुस्तकों के लिए होता है, आईएसएन पत्रिकाओं के लिए होता है, और एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आपको इसके बारे में मैं पीछे सॉल्व, कोहागर के बारे में बता चुका हूँ। ये ग्रंथालय है ना, ये सब जितने भी है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक का विषय इतिहास है तो उसे उचित वर्ग संख्या देना किस प्रक्रिया का भाग होगा? ये क्या है? क्लासिफिकेशन का है। और यह आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम किस विचार को सबसे अधिक महत्व देता है? आप जानते हैं कि एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया लाइब्रेरी साइंस का यह 5 मुख्य जो है नियम है। उसे 5 नियम में यह 5वां नियम जो है पूछा जा रहा है कि 5वां नियम, 5th लॉ जो है किस विचार को सबसे अधिक महत्व देता है?
इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यह क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यह 29 है और यह 29 का जो है आप सही उत्तर दीजिए। क्या होगा? प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक हो। सही होगा कि गलत होगा? यह गलत होगा। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह भी क्या होगा? गलत होगा। पुस्तकालय एक सतत विकसित होने वाला संगठन है, यही पांचवा क्या है? नियम है ना? वर्धनशील संस्था। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है यह सी होगा। पुस्तकालय एक सतत विकसित होने वाला क्या है? संगठन है। ये पांचवा नियम जो है एस.आर. रंगनाथन का, वह पुस्तकालय के निरंतर विकास पर बल देता। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में पहला नियम तो आप जानते हैं, बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए। तो पुस्तक के उपयोग का मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो पुस्तकों का उद्देश्य उपयोग करना होता है, जैसा कि नियम से मालूम चलता है कि पुस्तक के उपयोग के लिए। तो पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोग करना। पुस्तकों को अलमारी में बंद नहीं रखना, उसका सही उपयोग समय समय पर करते रहना। पुस्तकालय सभी के लिए सुलभ होना, आसानी से उपलब्ध हो जाना। खुली ओपन एक्सेस को बढ़ावा देना। पुस्तकालय का समय उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होना चाहिए। ये 5 पॉइंट जो है मुख्य है किसका? पुस्तक के उपयोग के लिए है। और यह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया प्रथम नियम। अब इसी में दूसरा है एवरी रीडर इज हर बुक। दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसमें क्या होता है? तो प्रत्येक पाठक की सूचना आवश्यकता अलग होती है। हर पाठक को उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें मिलनी चाहिए। जो पुस्तकें आपके लिए उपयोगी नहीं है वह किसी अन्य पाठक के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि कोई भी पुस्तकें बेकार नहीं होती। और सभी वर्गों के पाठकों के लिए सामग्री उपलब्ध हो, उपयोगकर्ता केंद्रित यूजर सेंटर्ड सेवा प्रदान की जाए, रेफरेंस सर्विस प्रभावी हो। ये जो है जितने भी है एवरी रीडर इज हर बुक, प्रत्येक पाठक को क्या हो? उसका पुस्तक मिले। अब कहता है तीसरा नियम, और एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक हो। मैं पहले ही बता दिया हूं, ऐसा कोई भी पुस्तकें नहीं है जिसका कोई ना कोई उपयोग हो। जो पुस्तकें आपके लिए उपयोगी नहीं है वो किसी अन्य पाठक के लिए उपयोगी हो सकता है। तो प्रत्येक पुस्तक को क्या हो? उसका पाठक मिले। तो ये प्रत्येक पुस्तक का कोई ना कोई पाठक अवश्य होता है। पुस्तक के उचित वर्गीकरण एवं सूचीकरण द्वारा आसानी से खोजी जा सके। ओपेक एवं कैटलॉग के माध्यम से पुस्तक की खोज सरल हो। नई पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया जाए। पुस्तकें अधिक उपयोगी में लाई जाए। अब कोई यूजर अगर आता है, अगर कोई जिस क्षेत्र के में वह इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, उस क्षेत्र के पुस्तकें के बारे में भी एक लाइब्रेरियन को क्या होता है? अपना एक दायित्व होता है कि उसका एक रेफरेंस दे, ताकि पाठक जो है उस बुक का भी क्या करे? पढ़ सके। जो बुक का जो है क्या करते हैं, कोई उपयोग नहीं करता है, उसके बारे में भी लाइब्रेरी में एक बैनर की तरह से चिपकाना चाहिए कि यह बुक इससे संबंधित है, आप एक बार इसका अध्ययन अवश्य करें। तो अब इसमें जो है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाइए। ये पांचवा क्या है? ये चौथा जो है इसका नियम है। पाठक को आवश्यक सूचना से उपलब्ध हो, ताकि कोई जो है यूजर आपके लाइब्रेरी में आके उसको अधिक समय ना लगे। ओपेक एवं डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। पुस्तकालय का सुव्यवस्थित संगठन हो। कुशल संदर्भ सेवा प्रदान की जाए। तेज एवं सरल निर्गमन सर्कुलेशन व्यवस्था हो। आप कोई भी यूजर का अधिक समय नहीं ले। जो यूजर आता है आपको जिस प्रकार का जो है
यह बुक डिमांड करता है आप ऑफेक या अन्य जो है सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर आपके लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक विकासशील जीव है। यह पुस्तकालय का निरंतर विकास होनी चाहिए, पुस्तकों में सूचना संसाधनों में वृद्धि होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, आर्फिट, ऑफेट, ये जितने भी सॉफ्टवेयर सब है उस सबको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। भवन संग्रह एवं सेवाओं का विस्तार भी करना चाहिए, लाइब्रेरी का क्षेत्र क्या बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर आपका अधिक यूजर है, लाइब्रेरी में अधिक पाठक आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको बैठने का स्पेस भी अधिक होना चाहिए। और अगर एक बिल्डिंग में संभव नहीं हो पाता है तो उसको एक से अधिक बिल्डिंग में भी व्यवस्था करनी चाहिए। उपयोगकर्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार नई सेवाएं से उसको क्या कर देनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये सबको याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यह क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होनी चाहिए? इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदना, केवल पुस्तकों का संरक्षण करना, सूचना एवं ज्ञान संगठन संरक्षण उपयोगकर्ताओं तक पहुंच निश्चित करना। कहता है यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। इसका ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका 30A, 30B, 30C, 30D जो है कमेंट में अवश्य लिखिए। इसका सही उत्तर जो है सूचना एवं ज्ञान का संगठन, संरक्षण तथा उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा सूचना एवं ज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन है एक छात्र पुस्तकालय में जाकर किसी पुस्तक का लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, संस्करण, आईएसबीएन तथा कॉल नंबर जानना चाहता है, उसे सबसे पहले किस माध्यम का उपयोग करना चाहिए? आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर मैं नहीं देने वाला हूं, आप स्वयं इसका उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 का सही उत्तर कौन होगा? देखते हैं कितने जो है स्टूडेंट्स इसका उत्तर देते हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पूरे क्लास को देखता है। और मैं इसका उत्तर नहीं देने वाला हूं, आप इसके उत्तर का जो है यह आप जो है कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन है एक पुस्तकालय में पाया गया कई पुस्तकें रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं, लेकिन शेल्फ पर नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया उपयोग होगी? जैसे आप जानते हैं कि मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक हैं और वह बुक जो आप खोज रहे हैं वह बुक भी आपके लाइब्रेरी में है, लेकिन वह गलत जगह पर रखा गया है या मिस हो गया है या जहां पर आप ढूंढ रहे हैं वहां पर नहीं मिल रही है, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर जो है इसका क्या होगा? यह क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का जो है 32 का सही उत्तर क्या होगा आप लिखेंगे। देखिए इसका सही उत्तर जो होता है स्टॉक वेरिफिकेशन से होता है। मान लेते हैं कभी कभी गलती भी हो जाती है कि दिमाग में बैठ जाता है नहीं ये बुक अवेलेबल है, लेकिन वह लाइब्रेरी में अवेलेबल रहता ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन रजिस्टर जो होता है उसका क्या करेंगे, उसमें सर्च करेंगे है कि नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। इसका सही उत्तर स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। अब ये स्टॉक वेरिफिकेशन
स्टॉक वेरिफिकेशन में पुस्तकालय के वास्तविक संग्रह का रिकॉर्ड मिलान किया जाता है। इससे मिसिंग या मिसप्लेस्ड और अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। यह पुस्तकालय संग्रह नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरे क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में किसी पुस्तक की पहचान के लिए दिए गए बारकोड को स्कैन करने पर मुख्य कौन सा कार्य आसान होता है? कौन सा कार्य आसान होगा? कहता है पुस्तक का विषय निर्धारण करना। पुस्तक का क्या करना? विषय निर्धारण करना। पुस्तक का लेन देन, पुस्तक लेखन और पुस्तक का अनुवाद। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का कौन सा सही उत्तर होगा? तो देखिए, यह जो है पुस्तक का लेन देन। पुस्तकालय में किसी पुस्तक की पहचान के लिए दिए गए बारकोड को स्कैन करने पर मुख्य कौन सा कार्य आसान हो जाता है? पुस्तक का लेन देन जो है आसान हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया यह डी। और बारकोड से पुस्तक की पहचान तेज हो जाती है। इशू और रिटर्न की प्रक्रिया अधिक तेज और सटीक हो जाती है। और लाइब्रेरियन को जो है कोई भी बुक इशू करने में, रिटर्न करने में, रिटर्न लेने में जो है आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में पाठकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन अध्ययन स्थान सीमित है। प्रबंधन के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होगा? मान लेते हैं आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे जो है यह यूजर आना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपका संसाधन वहां पर बहुत कम है, चाहे वो पुस्तकें कम है या तो बैठने का स्पेस कम है। सबसे पहला दायित्व आपका क्या होगा? तो यह क्या करेंगे? क्या सभी पुस्तकों को वह हटा देंगे, बंद कर देंगे, कहेंगे कि नहीं है, जाइए, भागिए यहाँ से, मेरे लाइब्रेरी में कोई सुविधा नहीं है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यह क्या होगा? उत्तर नहीं होगा। यूजर रिक्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे, देखेंगे आपके जो है लाइब्रेरी में किस प्रकार का क्या हो रहा है, यह रीडर आ रहा है, यूजर किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के बुकों का जो है वह उपयोग ज्यादा करता है। तो ये यूजर रिक्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे। इसलिए यह क्या होगा? सही उत्तर होना चाहिए। और केवल नई पत्रिकाएं कर देंगे, केवल खरीदते जाएंगे चाहे यूजर आवे या ना आवे, नहीं। अगर यूजर आता ही नहीं है तो हम बुक फालतू का नहीं खरीदेंगे। पुस्तकालय बंद कर देंगे? नहीं, पुस्तकालय बंद नहीं करना है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? यूजर रिक्वायरमेंट का अध्ययन करना होता है। इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका बी जो है सही उत्तर है। और देखिए, किसी पुस्तकालय में पाठकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन अध्ययन स्थान सीमित है। प्रबंधन के लिए सबसे पहला आवश्यक कार्य क्या होगा? तो पाठकों की वास्तविक आवश्यकता को जानना प्लानिंग के लिए जरूरी होता है। इससे स्पेस और रिसोर्स को बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए वह जो है यूजर का जो है क्या रिक्वायरमेंट है उसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में किसी पुस्तक के पुराने संस्करण को नए संस्करण से बदलने का निर्णय मुख्यतः किस गतिविधि से संबंधित होता है? ये इसका सही उत्तर क्या होगा? कलेक्शन डेवलपमेंट होगा। ये क्या होगा? कलेक्शन डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर यह क्या है? कलेक्शन डेवलपमेंट में संग्रह का चयन, मूल्यांकन और अद्यतन जो है शामिल होता है। पुराने संस्करणों को अपडेट करना संग्रह की गुणवत्ता बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि किसी पुस्तक की विषय वस्तु बदल गई हो और उसका नया संस्करण प्रकाशित हो गया हो तो पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या करना चाहिए? तो पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या करना चाहिए?
क्या हमेशा पुरानी पुस्तक ही रखनी चाहिए? नहीं, न्यू पुस्तक को भी अपनानी चाहिए। इसलिए यह नहीं होगा। नए संस्करण का मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दोनों पुस्तकों को नष्ट कर देना चाहिए? नहीं भाई, कभी नहीं। केवल पुस्तक का कवर बदल देना चाहिए? नहीं, कवर बदल देने से भी नहीं होगा। इसलिए नए संस्करण का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। इसका सही उत्तर बी होगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर बी है। अब नए संस्करण में नवीन जानकारी हो सकती है। उपयोगकर्ता और पाठकों की आवश्यकताओं के आधार पर संग्रह अद्यतन किया जा सकता है। आज 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन पर ही छोड़ देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। इससे आगे जो है फिर नेक्स्ट क्लास ले लूंगा, उसमें आप इसी को जो है रिपीट कीजिए। और आपका यह आज से क्लास कैसे लगा, आप क्लास में क्या चाहते हैं, किस प्रकार की चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। और आप जो है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है लिंक व्हाट्सएप का, आप उसके माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।